चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा, हिंदी की कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में जो है आपके जो वसंत की पाठ्य पुस्तक है उसका हमने पाठ किया था, यानी कबीर की साखियां जो है वो हमने अपनी लास्ट क्लास में करी थी। कंप्लीट हो गया था वो चैप्टर और उसके जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे और उसकी पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी थी और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपना वह कार्य कंप्लीट कर लिया होगा नोटबुक में। ठीक है बेटा, आपको पीडीएफ में क्लियर ये बताया जाता है कि कौन सा कार्य आपको अपनी हिंदी की कौन सी नोटबुक में करना है। दो नोटबुक हम लोगों ने प्रिपेयर करी है, एक फेयर नोटबुक एंड रिविजन नोटबुक। रिविजन नोटबुक एंड रफ नोटबुक एक ही है, ठीक है। उसमें हम रिविजन वर्क करते हैं सारा। तो मैं जो भी आपको पीडीएफ भेजती हूँ उसमें क्लियर नीचे निर्देश लिखा होता है कि आपको वो कार्य जो है आपकी फेयर नोटबुक में करना है, यानी औपचारिक उत्तर पुस्तिका में, या रफ नोटबुक में करना है, यानी अनौपचारिक उत्तर पुस्तिका। तो जिसमें भी आपको निर्देश दिया जाए आपको वह कार्य उसी में ही करना होता है। ठीक है बच्चों, रिविजन नोटबुक में किया गया कार्य आपके प्रैक्टिस के लिए ही होता है और फेयर का जो काम है वो आपके टेक्स्ट बुक का जो है उसके अभ्यास प्रश्न होते हैं। चलिए तो बच्चों, आज की हम इस क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। आज हम सर्वनाम एक नया टॉपिक लेकर बेटा आपके साथ में आज डिस्कस करूंगी। ग्रामर है आज, ग्रामर यानी व्याकरण का नया टॉपिक है सर्वनाम, जो पृष्ठ संख्या 141 यानी 141 पर है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको पढ़ते हैं। क्या होता है सर्वनाम? बच्चों, सर्वनाम जो है वह कोई नया विषय नहीं है, ठीक है, कोई नया टॉपिक नहीं है बच्चों। सर्वनाम हम अब से पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि ग्रामर में यह जो है टॉपिक बहुत पुराना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये बहुत पुराने टॉपिक, यानी जब से ग्रामर स्टार्ट होती है बच्चों तब से ये टॉपिक स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग 6 में भी पढ़े, उससे पहले भी पढ़ा है हमने, 6 में भी, 7th में भी और अब 8th में भी। होता क्या है बच्चों कि बेसिक चीजें तो सेम ही होती है, टॉपिक सेम होता है, लेकिन उसका जो व्याख्यान है यानी एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डीप होता रहता है, बस इतना फर्क है। बाकी जो मेन आपका कंटेंट है वो सेम ही होता है। ठीक, तो आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। तो पहले देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, सर्वनाम किसको कहते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा स्टैंजा पढ़ती हूँ बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे। मैं 8-10 लाइन बोलती हूँ आपके सामने। देखिए कि राम एक अच्छा लड़का है। राम कक्षा 9 का विद्यार्थी है। राम के पिताजी डॉक्टर है। राम की माताजी अध्यापिका है। राम की 2 बड़ी बहनें हैं। राम का घर विद्यालय के नजदीक ही है। ठीक है बच्चों, 7-8 सेंटेंस मैंने आपके सामने बोले हैं राम के बारे में। ठीक है बच्चों, अब एक और बात बोलती हूँ, एक और सेंटेंस बोलती हूँ मैं अलग से, कि राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 9 का विद्यार्थी है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं और माताजी अध्यापिका है, उसकी 2 बड़ी बहनें हैं, उसका घर विद्यालय के नजदीक ही है। आपने ध्यान से सुना होगा बच्चों कि मैंने 2 बार एक छोटा सा जो पैराग्राफ है वो बोला है। क्या दोनों में अंतर है बच्चों? दोनों में अंतर है कि पहले वाले जो पैराग्राफ में मैंने राम के बारे में बात बताई है और हर बार मैंने राम शब्द का ही प्रयोग किया है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 9 का विद्यार्थी है, राम के पिताजी डॉक्टर है, राम की माताजी अध्यापिका है, राम की 2 बहनें हैं। इस तरह से मैंने बात की है। लेकिन दूसरे वाले में, जो दूसरे वाला स्टैंजा था, उसमें मैंने राम शब्द सिर्फ एक बार बोला है बेटा, बस, कि राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा 9 का विद्यार्थी है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं और माताजी अध्यापिका है, राम की 2 बड़ी बहनें हैं, राम का घर उसका घर विद्यालय के नजदीक है। तो मैंने यहां पर राम केवल एक बार बोला
और बाकी जो राम के स्थान पर मैंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे वह, उसकी, उसके, उसका, इन चीजों का मैंने प्रयोग किया है। तो बेटा ये जो राम के स्थान पर मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है कि उसकी, उसके, उसकी, उसका घर, तो ये चीजें जो है ये क्या है? ये बेटा यही सर्वनाम है, यही सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले शब्द है वह सर्वनाम कहलाते हैं बेटा। संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना, सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों अभी हमने जैसे बोला था कि राम के स्थान पर मैंने अन्य शब्दों का प्रयोग किया था कि वह, उसके, उसकी, उसका, तो ये जो थे यही सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि राम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए थे मैंने इन शब्दों का। ठीक है बच्चों, तो ये सब सर्वनाम हुए। तो ये तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द है वह सर्वनाम कहलाते हैं। अब बेटा सर्वनाम का जो भाषा में क्यों किया जाता है प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? क्या जरूरत है? बिना सर्वनाम के प्रयोग किए भी तो हम अपनी बातों को कह सकते हैं। जैसे पहले पद्यांश में मैंने कहा था कि राम एक अच्छा लड़का है ना, राम कक्षा 9 का विद्यार्थी है, राम के पिताजी डॉक्टर है, राम की माता जी अध्यापिका है, तो बात तो वहां भी हम पूरी कर रहे हैं, क्लियर हो रही है बच्चों। तो जरूरी क्यों है सर्वनाम का प्रयोग, क्यों जरूरी है? हम संज्ञा लगाकर भी अपनी बात को कह सकते हैं बेटा। हाँ, जरूरी इसलिए है कि एक तो सर्वनाम के प्रयोग से हम जो है भाषा में सुंदरता ले आते हैं, भाषा में सौंदर्य आ जाता है सर्वनाम के प्रयोग से। और दूसरी बात, जो मुख्य बात है, वह कि एक वर्ड की जो बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक शब्द की जो पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति में रिपीटेशन, जहां एक शब्द का बार बार आना, एक शब्द का बार बार बोलना रिपीटेशन कहलाता है बच्चों। तो एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति यानी बार बार रिपीटेशन जो होता है उसका, उस एक शब्द की रिपीटेशन से भी हम बच जाते हैं। ठीक है ना, शब्द की पुनरावृत्ति से बच जाते हैं हम, और दूसरी बात भाषा में सौंदर्य आ जाता है, यानी भाषा सुंदर लगने लगती है, और एक ही शब्द को बार बार हमें बोलना नहीं पड़ता। तो इसलिए जो है सर्वनाम का प्रयोग हम भाषा में करते हैं कि सर्वनाम के आने से भाषा में सुंदरता बन जाती है, यानी एक ही चीज जो बार बार हम सुनते हैं या बोलते हैं उससे हम बच जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम सर्वनाम का प्रयोग भाषा में करते हैं। अब आते हैं बच्चों कि सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद है बेटा? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मुख्य रूप से। देखिए ये सर्वनाम है आपका, है ना, हम इसके भेदों पर आ जाते हैं जरा। सर्वनाम के भेद, ठीक है बच्चों, कितने होते हैं सर्वनाम के भेद? सर्वनाम के भेद होते हैं बेटा, देखिए मैं लिखती हूँ, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के मुख्य रूप से। पहला है पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है बच्चों, क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक बच्चों। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये हो गया तीसरा। चौथा हो गया बेटा संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम,
ठीक है बच्चों, ये हो गया चौथा। पांचवा हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों, पांचवा हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और बच्चों छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है बच्चों। तो ये मुख्य रूप से हो गए हमारे 6। देखिए, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गए 6। ठीक है बच्चों, तो सर्वनाम कितने हो गए? सर्वनाम के जो भेद है वो 6 होते हैं मुख्य रूप से बच्चों। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए मुख्य रूप से जो है 6 सर्वनाम हो गए हमारे, 6 प्रकार के हो गए बच्चों। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 6 प्रकार है ये क्या क्या होते हैं, यानी 6 प्रकार को हम क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके जो है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है बच्चों? आपने देखा होगा बच्चों कि हम जब बात करते हैं, है ना, किसी से भी हम बात करते हैं तो बात करने के लिए हमें किन किन की आवश्यकता होती है? एक तो बात करते समय जो बोल रहा है उसकी आवश्यकता है, ठीक है, यानी जो बात कर रहा है वो। दूसरा होता है जिससे वो बात कर रहा है, उसकी भी आवश्यकता है। 2 हो गए, और फिर आवश्यकता पड़ती है उस तीसरे पर्सन की, कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो 3 तरीके से होते हैं, यानी श्रोता, वक्ता और अन्य। ठीक है, श्रोता, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। एक तो होते हैं वक्ता, वक्ता, ठीक है, वक्ता तो होता है बच्चों बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है। श्रोता होता है सुनने वाला, सुनने वाला, ठीक है। और अन्य, एक होता है अन्य। अन्य का मतलब है वो तीसरा विषय, है ना। अन्य का मतलब जिसके विषय में बात की जा रही है ना, जिसके विषय में, जिसके विषय में बात की जा रही हो। ठीक है बच्चों, तो ये 3 होते हैं मुख्य रूप से, वक्ता, श्रोता और अन्य। वक्ता में बोलने वाला, यानी जो बोल रहा है, जो बात कर रहा है में। श्रोता जिससे बात कर रहा है, यानी कि सुनने वाला जो होता है। और अन्य जिसके विषय में बात की जा रही है, यानी 3 जने हमें जो है बात करने के लिए बच्चों आवश्यक है, चाहिए। तो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक का मतलब होता है, मुख्य रूप से हम देखें ना तो ये मानव यानी कि पुरुष के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुष का मतलब है मेरा मानव, है ना, पुरुष से मतलब है पुरुषवाचक जो है ना, इसका मतलब मानव, ये मानव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब वो मानव चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मानव के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसीलिए इनको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये केवल पुरुष यानी मीन्स मानव के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और मानव कौन से? ये तीनों, ये तीनों के विषय में, यानी वक्ता बोलने वाला वो भी मानव है, श्रोता सुनने वाला वो भी मानव है, और अन्य जो है किसी तीसरे के बारे में जहां बात की जा रही है, वह तीसरा जो है वो भी या तो कोई पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है, यानी कोई भी अन्य, या कभी कभी हम किसी चीज के बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यानी इनके बारे में जब बात की जाती है तो उनमें सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब इसको बेटा हम जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इसको हम
इसे हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। पहला होता है उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है बच्चों। और तीसरा होता है अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए बच्चों, हम समझते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आप लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़े हैं बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यस, ये वही चीज है बच्चों, ठीक है। उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं इसको हम, यानी फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष ये हो गया सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष में थर्ड पर्सन। अब जो उत्तम पुरुष में, ये देखिए जो वक्ता है ना बेटा, वक्ता यानी जो बोलने वाला है। उत्तम पुरुष में जो है, जहां वक्ता स्वयं अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, बोलने वाला मीन्स अपने लिए जिनका प्रयोग कर रहा है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे बच्चों मैं, है ना, हम, हमारा, हमने, ठीक, ये सारे शब्द जो है वक्ता यूज कर रहा है अपने लिए, यानी बोलने वाला। अब चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वक्ता यानी बोलने वाला जो है वह अपने लिए इनको प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक है। और देखिए सारे ही मानवों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, इसलिए ये पुरुषवाचक के अंतर्गत है। और इसमें भी क्योंकि यहाँ वक्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है इनका, इसलिए ये उत्तम पुरुषवाचक है। क्लियर बेटा। दूसरा आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो जो वक्ता जो है वो श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहा है, यानी कि एक तो वक्ता हो गया, मतलब मैं हो गई बोलने वाली, ठीक है, मैं हो गई वक्ता, यानी कि उत्तम पुरुष हो गई मैं, फर्स्ट पर्सन। मैं जिससे बात कर रही हूँ, ठीक है, सुनने वाले यानी जो मेरी बात सुन रहा है, मैं जैसे आप लोग हैं यहाँ पर, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो मैं जिन सर्वनाम प्रयोग शब्दों का प्रयोग आपके लिए करूंगी वह आते हैं मध्यम पुरुष में। जैसे तुम, आप, तू, तुम्हारा, तुमने, है ना, ये सब जो है मध्यम पुरुष यानी कि श्रोताओं के लिए प्रयोग किए गए, सेकेंड पर्सन के लिए प्रयोग किए गए। तो ये आ सकता है, तू भी आ सकता है ना, तुम है, आप है, तुमने, आपने, इस तरह से बहुत सारे शब्द ये हो सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया सेकंड, यानी कि श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए। तीसरा आता है बच्चों अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुष में मतलब जब वक्ता और श्रोता बातें कर रहे हैं बच्चों, तो वह किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी वो अन्य, वो थर्ड पर्सन जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं। मीन्स वक्ता और श्रोता जो है बात कर रहे हैं, जो दोनों जिसके विषय में बात कर रहे हैं वह आता है अन्य पुरुष में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूं कि वो कल हमारे घर आएंगे, या उसने, तुमने सुना है उसने परीक्षा में बड़े अच्छे अंक प्राप्त किए, तो उसने, वह, वे, ये सब क्या है, ये थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है। जैसे वे या वह, उसने, उसके, ये सब जो है बच्चों ये थर्ड पर्सन में यानी अन्य पुरुष में आएंगे। ये सारे शब्द जो इनसे जो बनने वाले वाक्य है यानी वो सब अन्य पुरुष में है। कहने का मतलब क्या है कि अन्य पुरुष श्रोता और वक्ता जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहे जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। फिर से एक बार थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग मानव के लिए यानी किसी पुरुष के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है, यानी बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, जैसे मैं, हम, हमारा, हमने इत्यादि। मध्यम पुरुष होता है बच्चा वो कि वक्ता जो है श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता हो, सुनने वाले के लिए, ठीक है, जैसे कि तू, तुम, तुमने, आपने, है ना, ये सब सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, तो ये सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। फिर आता है बच्चों अन्य पुरुषवाचक, यानी श्रोता और वक्ता दोनों मिलकर जिसकी बात कर रहे हो, जिस अन्य की यानी थर्ड पर्सन की जिसकी बात कर रहे हो, उनके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द है वह आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द। ठीक है, उनके लिए जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं वे कहलाते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया होगा बेटा आपको? ठीक है, इस तरह से हम पुरुषवाचक का यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं बच्चों। अब अगला आता है बेटा ये निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए ये वाला, ठीक है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है बच्चों, देखिए कि जहां इन सर्वनाम शब्दों के माध्यम से जो है किसी निकट या दूर की चीज की तरफ संकेत किया जाता है बच्चों, किसी निश्चित चीज की तरफ संकेत किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, लेकिन निश्चय पूर्वक संकेत किया जाता है, यानी ये बात कंफर्म होती है कि वह चीज मतलब किसकी है, यानी निश्चित हो, उसके बारे में जो भी हम बात कह रहे हैं वह निश्चित हो। ठीक है, दूर की चीज हो या नजदीक की चीज हो, लेकिन उनके बारे में निश्चित होता है, तो उन शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी या दूर की निश्चित चीजों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैं कह रही हूं, अक्सर तो वैसे बेटा ये है और ये वह होते हैं, असल में नजदीक की चीजों के लिए यह प्रयोग किया जाता है, दूर की चीजों के लिए वह प्रयोग किया जाता है। लाइक दिस, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सपोज करो ये मार्कर है मेरा, है ना, मैं ये कहती हूं कि यह मार्कर मेरा है ना, यह मेरा मार्कर है, तो मुझे ये बात निश्चित है बेटा, ये बात कंफर्म है कि यह मार्कर जो है मेरा है। तो यह यानी नजदीक में मेरी चीज, मेरे पास में मेरी चीज, देखिए तो मैं नजदीक की चीज के लिए यूज कर रही हूँ कि यह मेरा मार्कर है। ठीक है, और अगर मैं किसी दूर की चीज के लिए प्रयोग कर रही हूँ, मान लीजिए बहुत दूर एक पेड़ है, तो मैं कह रही हूँ कि वह पेड़ आम का है, वह पेड़ आम का है, या वह घर मेरा है, या वह घर मेरे मित्र का है। तो कुछ भी बात है, लेकिन मैं उस चीज के लिए कंफर्म हूं कि वह मेरे मित्र का घर है, यानी कि मुझे मालूम है ये सही, मेरा निश्चय बिल्कुल सही है कि वह घर मेरे मित्र का है, और मैं इसलिए निश्चय पूर्वक संकेत कर रही हूं दूर की चीज के लिए, वह दूर है वो घर, यानी कि तो मैं कह रही हूँ वह घर मेरे मित्र का है, यानी मैं उसके लिए कंफर्म हूं, निश्चय है, मुझे निश्चित हूं बिल्कुल कि वह मेरे मित्र का घर है, और इसलिए, और वो दूर भी है बेटा, इसलिए मैं कह रही हूं कि वह मेरे मित्र का घर है। जो नजदीक है मेरे, जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, ये नजदीक है, डस्टर है ना, ये डस्टर है नजदीक में, मैं कह रही हूँ ये डस्टर जो है लकड़ी का है, ये डस्टर लकड़ी का बना हुआ है, पता है मुझे, मेरे हाथ में, मैं जानती हूँ कि लकड़ी का है ये, तो ये डस्टर लकड़ी का बना हुआ है, यानी कि मैं इस चीज को लेकर निश्चित हूं, बिल्कुल कंफर्म हूं, मैं, मुझे मालूम है कि ये लकड़ी का ही है। ठीक है, मैंने निश्चय कर लिया है, निश्चित हूं मैंने ये जांच लिया है बिल्कुल कि लकड़ी का है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि यह जो डस्टर है वह लकड़ी का है। क्लियर बेटा? तो नजदीक की चीजों के लिए तो यह, दूर की चीजों के लिए वह, ये जो यह है ना, ये तो हम बेटा नजदीक की चीजों के लिए प्रयोग करते हैं, नजदीक के लिए, है ना, नजदीक के लिए इसको प्रयोग करते हैं। और जो वह है, जो मान लीजिए वह है ना, इसको हम दूर के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूं कि वह सड़क दिल्ली के लिए जाती है, वह सड़क दिल्ली के लिए जाती है, यानी कि दूर है वो सड़क, है ना, वो दूर है सड़क, और मैं कंफर्म बता रही हूँ कि वो सड़क जो है दिल्ली के लिए जाती है, यानी कि मुझे मालूम है, मुझे पता है कि वो सड़क दिल्ली को जाती है।
लेकिन दूर है इसलिए मैं वह के लिए यूज कर रही हूं, ठीक है। या और कोई कंफर्म बात, मान लीजिए मैं ये कह रही हूं कि इस कक्षा में 40 छात्र हैं, ठीक है बच्चों, इस कक्षा में 40 छात्र हैं, तो मुझे ये बात भी निश्चित है कि इस कक्षा में 40 छात्र हैं, पता है मुझे ये बात, इसलिए यह भी जो है निश्चयवाचक में ही आएगा। ये इस कक्षा में, कौन सी कक्षा में, इस वाली में, और कंफर्म है कि 40 ही छात्र हैं। मैंने यहाँ पे कोई अनिश्चित बात नहीं कही है, मैंने ये नहीं कहा इस कक्षा में बहुत सारे छात्र हैं या काफी है ना, ऐसा नहीं, मैंने क्लियर बिल्कुल निश्चित संख्या बताई है कि 40 छात्र हैं, क्लियर कि 40 छात्र हैं, मुझे मालूम है कि इसमें 40 विद्यार्थी हैं, तो ये भी बात निश्चित है बच्चों। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम उन चीजों की तरफ, यानी कि उन व्यक्ति या वस्तुओं की तरफ, चाहे वो दूर की हो चाहे वो नजदीक की हो, उनकी तरफ हम इशारा करते हैं, यानी निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं हम, ठीक है। और उनमें जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या किसी दूर की चीज की तरफ निश्चय पूर्वक संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। क्लियर बेटा? चलिए अब हम अगले वाला देखते हैं, इसे हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि मैं यहाँ अगले वाला लिख पाऊं, ये वाला, ठीक है। अगले वाला है बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक बिल्कुल निश्चयवाचक से जस्ट अपोजिट। जो निश्चयवाचक होता है, जो भी हमने बताया है कि वह कंफर्म होती है बात, हम किसी बात को लेकर बिल्कुल कंफर्म होते हैं, निश्चित होते हैं, तब हम निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं कि यह मेरा मार्कर है, या वह घर मेरे मित्र का है, या इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है। इस घर में कोई नहीं रहता, हमें पता है कंफर्म ताला लगा हुआ उस घर में, इस घर में कोई नहीं रहता, तो वो निश्चित है वो बात। लेकिन दूसरी तरफ आता है अनिश्चयवाचक, यानी अनिश्चयवाचक में मीन्स जहां जो बात है वो निश्चित नहीं है, हमें कंफर्म बात नहीं मालूम है। जैसे कि सपोज करो मैं एक सेंटेंस लिखती हूं, लगता है छत पर कोई है, लगता है छत पर कोई है, ठीक है बच्चों। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिए, लगता है छत पर कोई है। अब लगता है छत पर कोई है, अब आप सोचिए क्या इस सेंटेंस से हमें बात निश्चित हो रही है या नहीं हो रही है कि छत पर कोई है। अब कोई है, कौन, पता नहीं, है ना। छत पर मान लीजिए कुछ खड़का हुआ, कोई आवाज सी हुई, हमें एहसास हुआ कुछ कि कौन है। अब कोई भी हो सकता है छत पर बेटा, है ना, कोई बंदर भी हो सकता है, कोई बिल्ली हो सकती है, तो उससे भी कई बार चीजें हिलती है तो आवाज हो जाती है ना। या कोई आदमी हो सकता है, कोई चोर हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना बच्चों। लेकिन हमें ये तो नहीं पता चल रहा ना कि कौन है ऊपर, यानी कि जो ये है कोई जो शब्द है यहाँ पर, ये चीज बेटा, ये वाली, ये जो कोई शब्द है, ये हमें अनिश्चितता का बोध करा रहा है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना का निश्चित बोध नहीं कराता, निश्चित बोध नहीं कराता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब ये जो बेटा शब्द है, देखिए कोई जो शब्द है कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इस कोई से हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन है। अगर हम यहाँ पे मान लिया, मैं पूछती हूँ कि छत पर कोई है मीन्स कौन है, कौन है छत पर, तो इसका आंसर हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन है ऊपर, ठीक है। तो यानी कि ये जो शब्द है कोई, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे हमें ये नहीं हो रहा है कि कौन है। क्लियर है? एक और मैं लिखती हूँ वाक्य, देखिए, चाय में कुछ गिर गया है, चाय में कुछ गिर गया है, ठीक है बच्चों।
ये एक और वाक्य मैंने लिखा है, चाय में कुछ गिर गया है। अब चाय में कुछ गिर गया है, अब कुछ तो गिर गया, लेकिन क्या गिर गया पता नहीं हमको। क्या कंफर्म हो रही है बात हमें कि क्या गिरा है? नहीं। यहां पर भी जो ये शब्द है ना, ये कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है बेटा, क्योंकि इस कुछ से हमें नहीं पता चल रहा। अगर हम इसके लिए प्रश्न पूछते हैं कि क्या गिर गया चाय में, क्या, तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या गिर गया। अब कुछ दिख रहा है हमें, कुछ गिर गया, लेकिन क्या? कोई तिनका है ना, कोई मक्खी, मच्छर या कुछ और भी गिर सकता है, चाय में कुछ भी गिर सकता है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा क्या गिर गया। तो ये शब्द जो है बच्चों, ये सब अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनसे हमें निश्चित चीज का बोध नहीं मिल रहा। निश्चित चीज का ये हमें नहीं बता पा रहे। कौन शब्द से निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा कि छत पर कौन है, नहीं मालूम चल रहा। इस निश्चित चीज का ज्ञान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमने ये 3 पढ़े हैं बच्चे, आज यहां तक पढ़े हैं, और इन 3 के बारे में आज मैंने आपको बताया इस क्लास में। हमने पहले पढ़ा है सर्वनाम किसे कहते हैं, फिर सर्वनाम के भेद पढ़े कि 6 भेद होते हैं उसके, और हर एक भेद को हमने जो है एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से हमने समझा है।